सारिका क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग मध्यकालीन भारत को डिस्कस कर रहे थे। उसी के क्रम में 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में एक नए वंश का, एक नए युग का आरंभ होता है। उसे बोलते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल में कई सारे वंशों ने राज किया। उसमें से सबसे पहले हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश, इसे गुलाम वंश क्यों कहा गया? क्योंकि इस वंश की स्थापना भी एक गुलाम द्वारा की गई थी और इसमें जितने भी आगे इसके उत्तराधिकारी हुए वो भी गुलाम ही थे। गुलाम वंश को हम लोग ममलूक वंश भी कहते हैं। ममलूक एक अरबी शब्द होता है जिसका मतलब होता है स्वामित्व। ऐसे गुलाम जो कि सैनिक कार्यों के लिए खरीदे जाते थे उन्हें क्या बोला जाता था? ममलूक। और साथ ही उन्हें बंदगा भी बोला जाता था। बंदगा एक फारसी शब्द होता है जिसका मतलब भी वही होता है कि सैनिक कार्यों के लिए खरीदे गए गुलाम। तो अब हम बात करेंगे ममलूक वंश की या गुलाम वंश की। देखिए, जब आप हिस्ट्री को कहानियों के द्वारा पढ़ रहे होते हैं तो साथ साथ उसके फैक्ट्स भी याद करते चलें, क्योंकि जब वो एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा तो जरूरी है कि आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही हिट करके आए। इसलिए फैक्ट्स याद करने बहुत जरूरी हैं। जैसे 1206 एक टर्निंग पॉइंट होता है। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। साथ ही साथ इसी टाइम पे खिलजी, बख्तियार खिलजी की भी मृत्यु हो जाती है और फिर ऐबक द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक नए वंश का उदय होता है जिसे कि क्या बोलते हैं? सल्तनत काल। तो इस तरीके से एक डेट से ही हमने कई सारे फैक्ट्स याद कर लिए। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 24 जून 1206 में अपना राज्याभिषेक करवाया, यानी कि 24 जून 1206 में ये गद्दी पर बैठा और इसने अपनी राजधानी बनाई लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ उपनाम भी हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसके उपनाम जरूर याद रखिएगा। इसका पहला नाम है कुरान खां। कुरान खां इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब गोरी ने इसको खरीदा था तो गोरी के खरीदने से पहले ये एक हाजी का गुलाम था। हाजी ने इसे खरीदा हुआ था, तो हाजी के साथ रहते रहते इन्हें कुरान का अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। कहते हैं कि कुरान इनके लिप्स पर थी, मीन्स कि इनको मुजवानी याद थी। दूसरा नाम है इनका लाख बख्श। लाख बख्श इसे कहा जाता है क्योंकि इसने खुले दिल से दान किया। अब मीन्स अपने राज्य के लिए, अच्छे से अपनी प्रजा के लिए जो हो सकता था सारी चीजें की। और इसका तीसरा नाम था हातिम। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कुरान खां, लाख बख्श और हातिम। और अब देखते हैं कि इसने कौन कौन से कार्य किए और कौन कौन से नहीं किए। ये तो थी इसकी पर्सनल बातें। अब इसने उपाधि धारण नहीं की। मीन्स जब कोई राजा शासक बनता है तो वो कोई ना कोई उपाधि जरूर धारण करता है, लेकिन ये अपने को मोहम्मद गोरी का गुलाम समझता था, इसलिए ये उसके गुलाम के रूप में ही शासन करता रहा। इसने कोई भी उपाधि धारण नहीं की। साथ ही इसने खुतबा भी नहीं पढ़वाया। खुतबा एक तरीके से जैसे शपथ होती है ना, तो शपथ। तो जब इसने कोई उपाधि धारण नहीं की, इसलिए इसने खुतबा भी नहीं पढ़वाया। और इसने अपने नाम से कोई सिक्के प्रचलित नहीं किए। जैसे हर राजा अपने नाम से सिक्के प्रचलित करता है, सिक्के चलाता है जिससे कि उसका नाम आगे तक चलता रहे, तो इसने ऐसा भी कोई कार्य नहीं किया। तो 3 कार्य इसने नहीं किए। कौन कौन से? उपाधि धारण नहीं की, खुतबा नहीं पढ़वाया और सिक्के प्रचलित नहीं किए। तो 3 इसके ये नाम हो गए और 3 ऐसे कार्य जो इसने नहीं किए। तो अब इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, मीन्स इसने ऐसी कौन कौन सी चीजें बनवाई अपने शासनकाल में। तो पहला आता है कुतुब मीनार, जो कि आप सब लोग जानते हैं दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का निर्माण इसने अपने एक गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया। तो क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया गया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाने के पीछे भी एक रीजन है।
वो क्या है, तो इसको देखने के लिए हम चलते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान या गजनी, जहां पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका ही एक गुलाम यलदोज शासन कर रहा था। कौन कर रहा था? यलदोज। तो यलदोज कर रहा था शासन गजनी पर, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान है। ठीक है, क्या है? अफगानिस्तान। और साथ ही दिल्ली मीन्स भारत पर शासन कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यलदोज ने दिल्ली पर भी अपना स्वामित्व मीन्स अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने पूर्णतः खारिज कर दिया, मीन्स पूर्णतः उसको मना कर दिया कि नहीं, दिल्ली पर तो मैं ही अधिकार करूंगा, तुम्हें अफगानिस्तान या गजनी पर करना है तो करो। इस तरीके से ऐबक ने यलदोज से रिश्ता तोड़ दिया। मीन्स कि अब वो स्वतंत्र रूप से यलदोज अब गजनी पर शासन करता रहा, और जो दिल्ली पर, जो भारत पर शासन कर रहे थे, वो कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भारत के लिए सौभाग्य की बात थी कि विदेशी शासकों पर निर्भर हुए बिना ऐबक ने अपने दम पर सल्तनत काल का विकास किया। तो देखिए, यलदोज और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके मध्य 36 का आंकड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐबक यलदोज से रिश्ता तोड़ लेता है, उसको भारत में आने का अवसर नहीं देता। तो यलदोज के पास अफगानिस्तान में एक जाम की मीनार थी जो कि बहुत ऊंची थी। कौन सी मीनार थी? जाम की मीनार, जो कि बहुत ऊंची थी। तो कह सकते हैं कि इससे प्रेरित होकर के या कंपटीशन की भावना से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया। और इस कुतुब मीनार जहां पर बनी हुई है, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में है। ये मेहरौली क्षेत्र यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। और जहां पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया है, तो कहते हैं कि उसका निर्माण एक प्राचीन वेधशाला को तोड़ करके बनवाया गया है, जो कि वेधशाला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे वाराह मिहिर। कौन से थे? वाराह मिहिर। इनके द्वारा बनवाई गई थी वो वेधशाला। ये एक खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने ही जो रिसर्च करने के लिए एक वेधशाला बनवाई थी, उसी को तोड़ करके निर्माण करवाया गया कुतुब मीनार का। अब दूसरा निर्माण कार्य है 2.5 दिन का झोपड़ा, या 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसे कहते हैं, जो कि अजमेर में है। अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है। पहले अजमेर में चौहान वंश का राज था, जो कि हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में राजपूत वंश, उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। जितने भी राजपूत वंश हैं, तो हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में सभी राजपूत वंशों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो अजमेर में उस समय चौहान वंश का एक शासक राज कर रहा था, विग्रहराज फोर्थ, जिसे कि बीसल देव भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? बीसल देव। तो बीसल देव ने अपने टाइम पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था यही अजमेर पर। तो इसी संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण करवाया। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह कला संस्कृति में परिवर्तन आता जा रहा है। तुर्की आक्रमणों के बाद जो भारतीय संस्कृति संरक्षित की गई थी, जो भारतीय चीजों का संरक्षण किया गया था, उनको ये तुर्की आकर के तुड़वा देते हैं और फिर अपने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाते हैं। अब 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय, पोलो या चौगान, जिसे कि चौगान भी बोलते हैं, खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है और 1210 में इसका अंत हो जाता है। तो इसने शासन किया 1206 से लेके 1210 तक का। इन 4 वर्षों में ही इसने अपने शासन को बहुत अच्छे से सुदृढ़ किया, मजबूत करने का प्रयास किया, और इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह शासन पर बैठता है, जो कि उतना योग्य नहीं था जितना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए ये ज्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाता है। इसने सिर्फ 8 महीनों तक ही शासन किया। उसके बाद आराम शाह की हत्या करके
ऐबक का ही एक गुलाम इल्तुतमिश, कौन? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और इसे वास्तविक संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, मन लगाकर पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।